इसके बाद राम और सुधाकर वाइजैक आते हैं और वासु के पेन कैमरा में रिकॉर्ड हुई फुटेज दिखाते हैं और इसमें ये क्लियर हो जाता है कि उस दिन वासु रीना को मिलने के बाद होटल से बाहर आ गया था। और बात रही पेन कैमरा की, तो इसके लिए भी वकील राम परमिशन लेकर वासु को वहाँ भेजा था और इसीलिए वासु बेचारा यहाँ बच जाता है। और आखिर में परमिशन लेटर और पेरोल लेटर सबमिट करने के बाद वासु को वहाँ से छुड़वा लिया जाता है। लेकिन यहाँ राम ये सोचने लगता है कि आखिर रीना को किसने मारा होगा। इसी बीच अनु का कॉल आता है जिसमें अनु राम को अपनी फैमिली वालों से मिलवाने के लिए तुरंत घर बुलवाता है। दूसरी तरफ वासु वाइजैक से लौटने के बाद अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है। जैसे ही वासु की माँ रिपोर्ट दिखवाने के लिए अस्पताल के अंदर जाती है, इधर दो आदमी वासु को फॉलो करने लगे और ये देख के वासु घबरा जाता है और तुरंत चुपके से राम को कॉल करता है। लेकिन यहाँ राम अनु के घर में पूजा में बैठा होता है, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाता है। लेकिन इसी बीच और कुछ आदमी वासु को मारने के लिए अस्पताल के अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ राम अनु की फैमिली वालों से बात कर रहा है, तभी फिर से वासु का कॉल आता है जिसे राम थोड़ी दूर जाके जैसे ही वासु से बात करने वाला होता है, तभी अनु राम के हाथ से मोबाइल छीन के ये बोलने लगती है कि राम बस करो, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, अगर मेरी पेरेंट्स हाँ कहते हैं तो आज से हमारी एक नई शुरुआत होगी। तुम कम से कम आज अपना काम अलग रख सकते हैं। यहाँ राम बोलता है, अनु तुम कह क्या रहे हो? हमने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने का फैसला किया था और एक लॉयर का सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ साथ केस को भी इम्पोर्टेंट दे। दूसरी तरफ वासु की माँ बाहर आते ही वासु अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। साथ में वो राम को कॉल करके बता देता है कि अस्पताल में कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। वासु राम को अपना लोकेशन सेंड करने के बाद अपनी माँ को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो लोग लिफ्ट के अंदर पहुँचते हैं तो वो गुंडे लोग भी लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और ये देख के वासु और उसकी माँ काफी घबरा जाते हैं। लेकिन इसी बीच राम का एक दमदार एंट्री होता है और लिफ्ट के अंदर सारे गुंडे को मार के वासु और उसकी माँ को राम बचा लेता है। इसके बाद राम घर आते ही सोचने लगता है कि क्राइम में कभी भी कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर कनेक्शन होगा। रीना को किसने मारा और वो कौन है जो मुझ पर और वासु पर हमला किया, और इतनी बड़ी सिटी में एक मर्डर हो गया जिसे किसने देखा ही नहीं। राम इन सभी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है और मन ही मन क्लू ढूंढने लगता है। लेकिन इसी बीच राम के सामने एक भंगार वाला पुराने पेपर और पुराने बर्तन खरीदने आता है और ये देख के राम तुरंत सुधाकर को साल 2011 की यानी उस इंसिडेंट की अगले दिन की न्यूज़पेपर अरेंज करने को कहता है। न्यूज़पेपर मिलने के बाद उन्हें उस रात में हुई और एक घटना के बारे में पता चलता है जिसमें माधापुर में एक प्रोडक्शन वैन का एक्सीडेंट हुआ था बिटवीन 115 टू अराउंड 120, जो कि गच्ची बोली से माधापुर की ओर आ रहा था और गच्ची बोली से वैन को माधापुर तक पहुंचने में मैक्सिमम 20 मिनट लग सकते हैं। और वासु ने पुलिस को 12:55 को कॉल किया था। इससे राम ये अंदाजा लगाता है कि गच्ची बोली की प्रोडक्शन वैन का माधापुर में 1:15 में एक्सीडेंट हुआ और रात को 12:50 से लेकर 12:55 तक वैन ने कोंडापुर जंक्शन क्रॉस किया होगा। इससे वैन ड्राइवर को इस खून के बारे में कुछ तो पता होगा। ये सोच के राम और सुधाकर प्रोडक्शन वैन ड्राइवर से मिलने जाते हैं। मिलने के बाद ड्राइवर से उस रात के बारे में पूछते हैं और यहाँ राम ये भी सवाल करता है कि आपके रूट में एक कैब ड्राइवर की हत्या हो गई, आपने कुछ देखा था? ड्राइवर बोलता है, मैं कुछ नहीं देखा सर, उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी और मैं अपनी वैन से कृष्णा नगर की ओर आ रहा था। लेकिन सर मैंने कोंडापुर जंक्शन पर एक आदमी को देखा जो दिखने में काला और मोटा सा था और वो काफी डरा हुआ था और उसने आके मेरी वैन को रोका और जब वो अंदर आके बैठा तब वो अपने दोस्त दुर्गा को कॉल करके ये बोल रहा था कि हेलो दुर्गा, यहाँ कोंडापुर जंक्शन पर एक भयानक हत्या हो गई है। जब मैंने वो देखा मुझे बहुत डर लगा, तुम बाइक लेकर जल्दी से घर आ जाओ, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। इसमें ड्राइवर को भी वो आदमी सब कुछ बता के गाड़ी से उतर जाता है। इसके बाद कुछ दूर जाते ही माधापुर में ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो अस्पताल में 3 दिन तक बेहोश रहता है। इसीलिए वो इस इंसिडेंट के बारे में उसे और कुछ भी पता नहीं चलता है और अब वो उसे पहचान भी नहीं पाएगा क्योंकि 8 साल बीत चुके हैं। इसके बाद राम, सुधाकर और अनु रात को एक चाय की टपरी पर बैठ के ये सोचने लगते हैं कि वो कौन हो सकता है जिसने ये मर्डर देखा है। इसी वक्त अनु को एक फोन कॉल आता है और राम ये देख के मन ही मन क्लू ढूंढने लगता है। इसमें राम ये बोलता है कि उस दिन रात को वो अपने दोस्त के साथ फोन पर बात किया था। इसका मतलब
उसी रात कोंडापुर जंक्शन एरिया में जितनी भी एक्टिव सिम कार्ड थी उसी रात का कॉल रिकॉर्ड मिल जाए तो हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 3 अप्रैल साल 2011 को रात को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक टोटल 518 नंबर एक्टिव थे। और आई विटनेस एक यंग मैन होने की वजह से सभी लड़कियों की नंबर हटा दिया जाता है, जिसमें से टोटल 448 बचते हैं। एंड दूसरी बात, वैन ड्राइवर के अकॉर्डिंग वो बंदा 90 सेकंड से लेकर 180 सेकंड तक अपने दोस्त के साथ फोन पर बात किया था। इसीलिए 3 मिनट से ऊपर जितनी भी कॉल थे वो हटाने से अब बचते हैं टोटल 277 कॉल रिकॉर्ड। एंड वन मोर थिंग, ड्राइवर के अकॉर्डिंग वो बंदा लगभग 25 साल का होगा, इसीलिए 25 से ज्यादा एज वालों की नंबर हटा दी जाती है और अब टोटल बचते हैं 183 कॉल रिकॉर्ड। अब यहाँ राम बोलता है, ट्रैवल करते समय हम 2 या 3 सिग्नल के टावर से गुजरते हैं तो बहुत सारे सिग्नल टावर को हटा दो, जिसमें से अब बचते हैं टोटल 106। अब इतने में भी उस बंदे तक पहुंचना इन लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है और आखिर में तीनों काफी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तभी चाय वाले चाचा से ये सजेशन मिलता है कि उस रात वो खून करते हुए पक्का देखा होगा, इसीलिए वो घबराते हुए अपने दोस्त को बताया था। इसका मतलब अगले दिन दोबारा वो डर के मारे पक्का अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया होगा। अब उनमें से एक ऐसा नंबर मिलता है जो हर्षा चिंबड़ू का होता है। कहानी में अगले दिन सुबह राम के साथ अनु हर्षा से मिलने हर्षा के घर आते हैं और हर्षा से उस रात के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं हर्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से असल में उस रात क्या हुआ था। हर्षा यहाँ बताता है, उस दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड की घर से क्रिकेट मैच देखकर लौट रहा था। तभी सिटी में बहुत तेज बारिश हो रही, इसीलिए वो अपना दोस्त राजा का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन यहाँ राजा दरवाजा ना खोलने के वजह से हर्षा घर जाने की मन बनवा लेता है। तभी हर्षा का नजर रास्ते के ऑपोजिट में खड़ी एक टैक्सी के ऊपर पड़ती है। हर्षा को लगता है ये एक डांसिंग कार है, इसीलिए वो अपना मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है ताकि वो फेसबुक पर डाल सके। लेकिन कुछ चीजें हर्षा को साफ दिखाई नहीं देती है, इसीलिए वो अपना वीडियो जब जूम करने लगता है तब उसे पता चलता है कि किसी का खून हो रहा है और ये देख के हर्षा काफी घबरा जाता है और जब वो खूनी को देखता है तब वो नीचे छुप जाता है। लेकिन इसी बीच हर्षा को एक फोन कॉल आता है जिसमें खूनी को पता चल जाता है कि कोई आसपास जरूर है, इसीलिए जब वो नजदीक जाकर देखता है तब वो हर्षा को देख लेता है और हर्षा वहां से दौड़ के भागने लगता है और खूनी हर्षा का पीछा करते हुए वासु की बाइक से टकराता है और इसी बीच हर्षा वैन में बैठकर वहां से चला जाता है। और ये था हर्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से उस रात की असल कहानी। अब यहाँ राम हर्षा से उस वीडियो के बारे में पूछता है और तभी इंस्पेक्टर भूपति कुछ पुलिस फोर्स के साथ हर्षा का अरेस्ट वारंट लेकर आता है। तब राम बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, आप इसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? तब भूपति बोलता है, इसने सोनाली नाम की लड़की को शादी के नाम पर धोखा दिया है। लेकिन यह हर्षा ये बोलता है कि सर उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है और ये सब 1 साल पहले की बात। इसे राम बोलता है, सर आप 1 साल पुरानी केस रीओपन नहीं कर सकते। अब यहाँ भूपति हर्षा को जोर से एक थप्पड़ लगाने के बाद राम से ये बोलता है कि अगर तुम 8 साल पुरानी केस रीओपन कर सकते हो तो मैं 1 साल पुरानी केस क्यों रीओपन नहीं कर सकता। इसके बाद भूपति हर्षा को लेकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद राम सोच में पड़ जाता है कि आखिर पुलिस को कैसे पता चला हर्षा के बारे में, क्योंकि अभी तक पुलिस रिकॉर्ड में हर्षा का नाम है ही नहीं। इसमें राम को ऐसा लगता है कि कोई तो करीबी है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। उसी दिन रात को चैम्बर में राम जब सुधाकर को कुछ जरूरी बात करने के लिए फोन करता है तब किसी वजह से फोन कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए राम टेबल से अनु का फोन लेकर सुधाकर को जब कॉल करता है तब उसे पता चलता है कि अनु ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बराहमूर्ति को हर्षा का लोकेशन सेंड किया था। इसके बाद अनु राम को जब समझाने की कोशिश करता है तब राम बोलता है, क्या तुम जानती हो इस दुनिया में सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है? जब कोई अपना धोखा देता है। इसमें अनु बोलती है, देखो राम मैं जो भी किया हम दोनों की भलाई के लिए ही किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बराहमूर्ति और इंस्पेक्टर भूपति अनु से मिलने अनु के घर आए हैं और इसमें हमें यह पता चलता है कि इस केस को अगर राम ने नहीं छोड़ा तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। अब अगले दिन सुबह कोर्ट में वासु की हियरिंग है जिसमें राम सबसे पहले इंस्पेक्टर भूपति से उस रात के बारे में जानना चाहता है। तभी इंस्पेक्टर भूपति FIR के मुताबिक सब कुछ एक्सप्लेन करता है। इसके बाद राम बोलता है, इतने साल के बाद भी आपको केस डिटेल अच्छे से याद है, जिसमें इंस्पेक्टर भूपति बोलता है, हम कुछ केसेस को आसानी से नहीं भूल सकते। इसके बाद राम कोर्ट को यह बताने लगता है कि हत्या की रात 12:55 पर वासु ने अपनी मां को कॉल किया और 12:58 पर उसने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी। 90 सेकंड के अंदर एक आदमी झगड़ा भी कर लेगा और किसी को चाकू से भी मार देगा, ये असंभव है। तभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बराहमूर्ति बोलता है, हाँ ये 100% हो सकता है, वो फोन से बात करते हुए किसी का मर्डर कर सकता है। कोर्ट में
किसी पुराने केस को फिर से खोलने के लिए किसी शॉर्ट फिल्म की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत होता है। इसके बाद यहाँ कोर्ट ये जानना चाहता है कि राम के पास कोई एविडेंस है या नहीं, लेकिन यहाँ राम के पास कुछ एविडेंस ना होने की वजह से बरहामूर्ति जज से इस केस को क्लोज करने की अपील करता है। साथ में यहाँ राम भी जज से कुछ टाइम मांगता है ताकि वो प्रूव कर सके कि वासु निर्दोष है। और आखिर में कोर्ट ये फैसला करती है कि अगले महीने 17 तारीख को फिर से सुनवाई हो। इसके बाद कोर्ट से बाहर आते ही इंस्पेक्टर भूपति वासु और वासु की माँ को फिर से धमकी देता है इस केस को क्लोज करने की। तभी राम भी वहाँ आ जाता है और इंस्पेक्टर भूपति राम से ये बोलने लगता है कि अदालत में वासु को बेगुनाह साबित करने के लिए किसी भी एविडेंस को आप सही साबित नहीं कर सकते हैं और वासु से पूछो मेरी थप्पड़ की आवाज कितनी अच्छी है। लेकिन यह राम भूपति को सीधे जवाब देते हुए ये बोलता है कि आपका थप्पड़ आवाज पैदा कर सकता है, लेकिन अगर एक वकील की थप्पड़ मिले तो जिंदगी भर सुनाई देगी। कोर्ट से आने के बाद राम सुधाकर के साथ ये डिस्कस करता है कि भूपति इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है कि कोई एविडेंस नहीं है, इसका मतलब कुछ तो है जिसे पुलिस जानबूझकर छुपा रही है। इसी वक्त सुधाकर को एक फोन कॉल आता है जिसे वो टोटली भड़क जाता है और इस चीज को राम बड़ी गौर से देखता है और इसके बाद सीधे वो पुलिस रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि 8 साल पहले वासु की जेल जाने पर भूपति 15 दिन के लिए छुट्टी में था। उस टाइम जो इंस्पेक्टर इंचार्ज में था उसने केस को रीओपन किया और इन्वेस्टिगेशन भी की और बाद में रिटायर्ड हो गया। इसीलिए राम को लगता है उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, इसीलिए तीनों मिलके उस रिटायर्ड ऑफिसर से मिलने जाते हैं। जहाँ रिटायर्ड ऑफिसर भास्कर से ये पता चलता है कि उसे एक फोन कॉल आया था और इसमें वो ये बोल रहा था कि सर 6 महीने पहले कोंडापुर जंक्शन पर एक ड्राइवर की हत्या की गई थी, जो भी जेल में है वो बेकसूर है और मुझे पता है कि असली कातिल कौन है। और वो ये भी बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। फिर भास्कर से राम को सूरी के बारे में पता चलता है। फिर तीनों मिलके जब सूरी से मिलने जाते हैं तब सूरी इनको देख के भागने लगता है और इसी बीच एक दमदार फाइट भी होती है और आखिर में सूरी को पकड़ लिया जाता है। तब सूरी बताता है वो एक शातिर चोर है और इंस्पेक्टर भूपति के कहने पर ही वो कैब ड्राइवर को लूटता था और उस रात मैंने एयरपोर्ट तक कैब बुक की थी। मैं नशे में था सर और कोंडापुर जंक्शन पर मैंने उसे पैसों के लिए धमकाया पर उसने मुझ पर ही वार कर दिया, तभी मैं उसे चाकू मार दिया और डर के मारे वहाँ से भाग गया। इसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर भूपति को जो बार बार सूरी को कॉल किए जा रहा है पर वो फोन नहीं उठा रहा है। दूसरी तरफ सूरी भागकर अपने दोस्त के घर आ जाता है और उसे सब कुछ बता देता है और आखिर में अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि अगर इंस्पेक्टर भूपति कुछ भी करेगा तो वो खुद भी फंसेगा। इसके बाद सूरी ये भी बताता है कि उस घटना के बाद वो 6 महीने तक अपने दोस्त के यहाँ था और वहाँ वो अपने दोस्त के बहन के प्यार में पड़ जाता है और ये बात जब उसके दोस्त को पता चलता है तब वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। उस वक्त इंस्पेक्टर भूपति छुट्टी पर था। तब एक और इंस्पेक्टर आया और हमें थाने ले गया और सूरी को खून करने के जुर्म में और उसके दोस्त को खूनी को अपने घर में पनाह देने के जुर्म में दोनों को जेल होता है। और फिर अगले दिन भूपति जल्दी से अपने काम पर आ जाता है और उन्होंने लॉयर बरहामूर्ति से बात की और हम दोनों को जमानत पर छोड़ दी। इसके बाद इन दोनों को काफी टॉर्चर करने के बाद इंस्पेक्टर भूपति इन दोनों को 6 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का ऑर्डर देता है क्योंकि कोर्ट में पागल लोगों की गवाही एक्सेप्ट नहीं होती। इसके बाद सूरी आखिर में राम को एक और बात बताता है, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कैब ड्राइवर को चाकू मारा था लेकिन इस तरह नहीं कि वो मर जाए। सूरी का ये बात राम को बड़ी उलझन में डाल देता है। राम घर आते ही ये सोचने लगता है कि असल में उस रात क्या हुआ था। फर्स्ट एक्ट ऑफ क्राइम, सूरी ने कैब बुक की, उसने कैब ड्राइवर को चाकू मारा और पैसा लेकर भाग गया एंड इस इंसिडेंट को हर्षा ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और ये देख के सूरी उसका पीछा किया लेकिन हर्षा सीधे जाकर वैन में बैठ गया और वहाँ से भाग गया और इसी बीच सूरी का बाइक वासु की बाइक से टकराता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इन सभी चीजों को देखने के बाद भी राम को ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। इसी वक्त अनु राम को एक वीडियो भेज। राम जब वीडियो ओपन करके देखता है तो वो ये वीडियो होता है जिसे हर्षा ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था और वीडियो देखने के बाद राम क्लियर हो जाता है कि सूरी चाकू मारने के बाद वहाँ से भाग गया था लेकिन तब भी अरविंद जिंदा था और बाद में वहाँ कोई बाइक पर आया और उस आदमी ही अरविंद को मारा होगा और उसने ही हर्षा का पीछा किया और वासु की बाइक से टकराया। इसका मतलब यही वो असली खूनी हो सकता है, लेकिन कौन है? फिर कहानी में अगले दिन सुबह राम के साथ अनु और सुधाकर उसी बाइक के खोज में रॉयल एनफील्ड शोरूम पर आते हैं और शोरूम के ओनर सुधाकर की करीबी दोस्त होने के वजह से इन्हें बाइक डिटेल्स आसानी से मिल जाता है और ये लोग ढूंढना शुरू कर देते। 150 लोगों की लिस्ट में से 142 लोगों को हटाया जाता क्योंकि कॉल डिटेल्स में इन लोगों का नंबर नहीं होता है। अब बचते हैं टोटल 8 और इन लोगों ने अपना लैंडलाइन नंबर रजिस्टर करके रखा तो ये लोग फिर से ढूंढना शुरू कर देते हैं और आखिर में इन्हें वो बाइक मिल ही जाती है। लेकिन बैड लक ये है कि ओनर वेंकट रमन का 1 साल पहले डेथ हो चुका है। अब उसकी पत्नी से फोन नंबर लेकर
जब कॉल डिटेल्स मिलाया जाता है तब इन्हें एक और नंबर मिलता है और ये वो मास्टरमाइंड हो सकता है जो कैब ड्राइवर अरविंद की मर्डर में शामिल। और अब राम वासु को उस आदमी को कॉल करके ये बोलने को कहता है कि 3 अप्रैल साल 2011 रात को 12:55 पर कोंडापुर जंक्शन पर एक कैब ड्राइवर की हत्या की गई। तुम जो ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। कल रात 11 बजे 1 करोड़ के साथ मोर्चा मार्केट में आ जाना। लेकिन ये बात सुनकर वो आदमी रंग नंबर बोलकर फोन काट देता है। लेकिन यहाँ राम कंफर्म कर लेता है कि यही वो आदमी हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे रंग नंबर से कॉल आता है तो हम आता पता पूछ के फोन कट कर देते हैं, लेकिन इस आदमी ने सब कुछ सुनने के बाद ही फोन कट किया है। अब यहाँ सुधाकर बोलता है अगर वो ही खूनी है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। इसके बाद राम लॉ फर्म के कुछ मेंबर के साथ एक प्लान बनाता है जिसमें वो अगले दिन 11 बजे से पहले मोर्चा मार्केट में सब लोगों को अलग अलग पोजीशन पर रखा जाता है और वासु को एक बैग के साथ एक जगह पर बिठाया जाता है। इसके बाद ठीक 11 बजे बुर्खा पहनी हुई एक औरत रेड बैग के साथ एंट्री करती है और वासु को पैसा देकर वो मेमोरी कार्ड लेकर जैसे ही वहां से भागने वाली होती है राम उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सेम कॉस्ट्यूम के साथ बहुत सारे लोग वहां आ जाते हैं और ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। लेकिन यहाँ राम पहले से ही बक्स के अंदर एक जीपीएस ट्रैकर फिट करके रखता है, इसीलिए आखिर में उसे ढूंढ ही लिया जाता है। लेकिन तब भी वो बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि इसके हाथ में वो बैग नहीं। इसके बाद हमें ये सीन दिखाए जाते हैं। और इस तरह राम असली किलर को पकड़ लेता है। इसके बाद अगले सीन में कोर्ट के बाहर वासु और राम को दिखाया जाता है, जहां वासु राम से ये बोलता है कि सर क्या मैं आपको 2 बातें पूछ सकता हूँ। राम बोलता है हाँ, मैं कैब ड्राइवर के परिवार से मिलना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा। एंड दूसरी बात, आपको वो मेमोरी कार्ड कहाँ से मिला। उसके बाद राम बिना कुछ कहे वासु को एक फोटो पकड़ा देता। तब हमें पता चलता है कि वो कैब ड्राइवर और कोई नहीं राम की बड़े भाई अरविंद ही था और राम को पहले से ही पता था कि वासु असली खूनी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस दिन अरविंद का खून हुआ था फोन के ऑपोजिट में वो राम ही था जो अरविंद अरविंद बोल के चिल्ला रहा था। और दोस्तों आखिर में मेरे लिए कुछ सीन ऐसे भी थे जो मुझे काफी इमोशनल कर गए। जानता हूँ वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ लोगों का पर्दाफाश करना बाकी है। असल में सुधाकर पहले से ही राम का दोस्त था और प्लान के मुताबिक वासु की माँ पार्वती को राव एसोसिएट की फ्री लीगल सर्विस के बारे में दोनों मिलकर बताया था। दोस्तों अब बात रही मेमोरी कार्ड, तो वो राम को अरविंद की से मिल जाता है और ये वो मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर पूरी रहस्य छुपी हुई है। इसके बाद अगले सीन में कोर्ट में हमें यह पता चलता है कि इस खून की असली कातिल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वाली भास्कर है। राम बोलता है योर ऑनर, भास्कर पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह व्यापारी और राजनेता से पैसा लेते थे और अपनी दुश्मनों को फेक एनकाउंटर और लाशों को जलाकर गायब कर देते थे। कब्रिस्तान के मैनेजर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और वो कैब ड्राइवर अरविंद को दिया जो कि पुलिस का इन्फॉर्मर था। और बाली ये बात जानकर वेंकट रमन को अरविंद को फॉलो करने को कहा और सूरी अरविंद को लूट कर चाकू मार दिया और इसके बाद वो वहां से भाग गया। फिर वेंकट रमन यहाँ आया और मेमोरी कार्ड ढूंढने लगा और मेमोरी कार्ड ना मिलने पर वाली भास्कर अरविंद को मारने का ऑर्डर देता है और अरविंद को मेमोरी कार्ड देने वाला वो भी उसी रात मर गया। इसके बाद राम कोर्ट में वो मेमोरी कार्ड सबमिट करता है और आखिर में जज धारा 201 और 203 के अकॉर्डिंग रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वाली भास्कर को मौत की सजा सुनाती है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वराहमूर्ति का वार काउंसिल बर्खास्त किया जाता है और इंस्पेक्टर भूपति को सस्पेंड किया जाता है और एट द एंड कोर्ट वासु से माफी मांगती है और उन्हें बेकसूर साबित करती है। और ये थी दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई थिम्मारुसु फिल्म की कहानी। आई होप आप सब इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर मेरी तरफ से कुछ गलती हुआ है तो अगले वीडियो में जरूर सुधार करने के लिए कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड लव यू ऑल।